एवरीवन। मैंने आपको ऐसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं कुछ सीरीज बनाने जा रहा हूँ। मैं एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे जर्नलिज्म आप लोगों ने देखा हुआ है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म है। क्राइम का होता है जर्नलिज्म, जियोपॉलिटिकल का एविडेंसेस का होता है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म होता है। I want to start for a new concept, which will be known as educational journalism. So the first guest with me is itself my cousin. मेरे कजन है और हम लोग हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हम लोग चाहेंगे। मनीष जी, आप हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे? हाँ जी। हिंदी में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पब्लिक है जो भी इंडिया में, वो एकदम फ्लुएंटली भी इंग्लिश नहीं बोल सकती है। नो हार्ड फैक्ट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी को आती नहीं है, मगर थोड़ा सा समझने में तकलीफ जाती है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज रहेगी या कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो हम हिंदी में, यानी हमारी मातृभाषा जो है देश की, क्योंकि मैंने एनएसपीसीसी इंडिया मेरा नाम रखा हुआ है मेरे चैनल का, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम एक इंडियन है तो हमें इंडियन लैंग्वेज को ही प्रमोट करना चाहिए। जैसे रशियंस, चाइनीज एंड जापानीज अपनी लैंग्वेज को रेफर करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज को रेफर करें। सो मैं आपको वेलकम करूंगा मनीष। मनीष, देखिए, आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पास्ट बैकग्राउंड क्या है सर। Hi, good evening everybody. My name is Manish Saidu. मेरा एजुकेशन मैंने बेसिक स्कूलिंग किया है अपना जबलपुर से, एंड उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी फ्रॉम नागपुर। उसके बाद मैंने अपना एमबीए परस्यू किया है पूना से। टोटल मेरे पास अराउंड 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है with all the multinational companies. The top world top 5 companies I have worked with. It includes Mitsubishi, Otis, Shinda, Fujitech, and Kone. ओके मनीष, मुझे एक बात बताइए, आपका मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों आया कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? व्हाट वाज, क्योंकि देखिए, जैसे अगर मैं जानता हूँ, मैं हम लोग फैमिली मेंबर्स है, हमारे जो बैकग्राउंड है, हमारे बैकग्राउंड मैक्सिमम अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स कम है। जैसे मैं एक टीचर बना, मैं एक बायोकेमिस्ट बना, आप एक इंजीनियर बने। हम लोगों ने जो करियर जो चूज किया, ये आउट ऑफ द बॉक्स था। यानी पहले घर वाले एकदम से इस चीज के लिए तैयार भी नहीं था। उस समय ये इतना बूम भी नहीं था इंजीनियरिंग का। उस समय ऐसे ही होता था कि बस बीएससी लोग कर लेते थे और जॉब लग जाते थे। तो ये आपका इंजीनियरिंग चुनने के पीछे रीजन, और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करने के पीछे रीजन क्या था? तो मुझे एक स्टोरी सुनानी है उसके पहले आपको। मैं जब बहुत छोटा बच्चा था तो मुझे ऐसा लगा कि एक दिन मैं उठा हूँ, एंड उसके बाद मैंने देखा कि कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई इंसान नहीं है। अभी मुझे ये पता था कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। ओके। तो मुझे कन्विंस के लिए फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है, क्योंकि मैं पैदल चल के तो थोड़ा ही दूर जा पाऊंगा। तो मुझे एक कुछ व्हीकल बनाना था। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो अगर कोई भी नहीं है जहाँ से हमें टायर खरीद सके, हम साइकिल खरीद सके, हम बाइक खरीद सके, हम पेट्रोल कहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको रिफाइन कर सकें ऑयल को पेट्रोल के लिए, ये सारी चीज से नहीं है। मुझे लगा कि ये तो कितनी डिफिकल्ट लाइफ होगी, और अगर किसी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए या कोई इनोवेशन करना आना चाहिए आपको, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि यार कैसे करते हैं लोग, कैसे बनती है चीजें, अगर मैं क्या क्या बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे क्यूरियोसिटी थी। तो ये सारी चीजें के लिए मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक परफेक्ट बेस लगा, जहाँ से हमें ये सब चीजें का इन डेप्थ नॉलेज की थिंग्स वर्क कैसे करती हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैकेनिकल से ही प्रिमिटिव लोगों ने शुरुआत करी थी, क्योंकि उन्होंने जो टायर बनाया था वो सर्कुलर था। ओके। और स्क्वायर टायर कैन नॉट वर्क, तो सर्कुलर था, लेकिन उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं थे। तो बेसिकली मैकेनिकल इज द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, तो बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट हुई थी प्रिमिटिव लोगों से। ओके। एंड दैट इज द इंजीनियरिंग का फादर बोल सकते हैं आप, मैकेनिकल है। ओके। तो आई थॉट लाइक इट्स द बेस्ट सूटिंग फॉर माई काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जहाँ मुझे इनोवेशन करने में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो इसीलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करा ओवर अदर इंजीनियरिंग ब्रांच, बिकॉज मैकेनिकल में सारी चीजें एट द होल सिखाई भी जाती है। ओके। मनीष, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप अपने समय 12th में थे, तो जैसे मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये भी 12th में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमएससीईटी की कर रहे हैं। मतलब दे हैव अ ड्रीम।
मतलब हर बच्चे का एक ड्रीम होता है और मेरा ये मानना है कि ड्रीम होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखते हैं, तब तक सपने पूरे भी नहीं होते। तो जो सपने देखता है वो उसे पूरे करने की ताकत भी रखता है और हिम्मत भी रखता है, और वैसा वो इनिशिएट भी करता है अपने आप को। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप जब 12th में थे, तो आपने बताया कि आपका ड्रीम था कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, एक फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते हैं। एक तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि 12th में अगर आपके मार्क्स मैथ्स में अगर अच्छे नहीं आते हैं, या मैथ्स आपने किस तरीके से पढ़ा कि आपके मैथ्स जो है वो इतना अच्छा हुआ कि आप इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स को भी क्लियर कर पाए? क्या आप इस बारे में कुछ बताओगे मेरे स्टूडेंट्स को? हाँ जी, तो बेसिकली कोई भी आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसलिए चूज करते हैं कि हमें एक डिग्री चाहिए। डिग्री इज अ रिकॉग्निशन कि हमने क्या किया है, क्या अचीवमेंट किया है इन 3-4 सालों में, विच इंक्लूड सम टेस्ट। ओके। लेकिन वो टेस्ट डिसाइड नहीं करता है कि अगर आपके 40%, 50%, 60% या 90% मार्क्स भी आते हैं, तो उसको आपको ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक किसी बच्चे का 90% मार्क्स है, लेकिन उसको वो जो सब्जेक्ट है उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता, तो मेरे नजरों में उसका वैल्यू 0 है। अगर किसी बच्चे का 50% या 40% भी मार्क्स है, लेकिन उसको एप्लीकेशन पता है, एक सब्जेक्ट में भले ही पूरा चैप्टर नहीं बताओ, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर लेसन में क्या उसका एप्लीकेशन हो सकता है, अगर उसको वो बहुत अच्छे से याद पता है, तो इन माय व्यू ही इज वर्थ। सो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके परसेंट कितने आ रहे हैं, क्योंकि दैट इज जस्ट बेस्ड अपॉन 10, 15, 20 क्वेश्चंस दैट कैन नॉट डिसाइड आप लोग कैसे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, आप पढ़ाई क्या कर रहे हो उसमें रियल टाइम में उसका कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका कहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है एक्चुअली में, तो प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए। मनीष, कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे मेरे यहाँ पे मैंने देखा है, बच्चे कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कितना पढ़ेंगे, हम कितना करेंगे, इतना सारा असाइनमेंट है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। मैं बच्चों को कभी-कभी ये भी समझाता हूँ कि बेटा, आज का आपका एफर्ट आपकी लाइफ को ईज़ी करेगा आगे जाके। आप अपनी लाइफ में एन्जॉय कर पाओगे, आप जो चाहो कर सकोगे, यू विल बी हैविंग अ मनी पावर, यू विल बी मच मोर स्टेबल। आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद डायरेक्शन दोगे। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, पर थोड़ा-सा मैंने आज के बच्चों में, मैंने ये सभी बच्चों को एक कॉमन ग्राउंड पे ले रहा हूँ मैं। आज के बच्चों में मैंने ये देखा कि दे हैव अ ड्रीम, बट वो ड्रीम कैसा होता है, जैसे दूध उफानते हैं, कुछ देर तक दूध उफनता है और जैसे गैस बंद करते हैं तो जोश ठंडा हो जाता है। तो ये जोश को कायम कैसे रखा जाए कि अगर गैस बंद भी हो जाए, तब भी हमारे अंदर जोश कायम रहना चाहिए, और हम एफर्टलेस तरीके से तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बिना एफर्ट के कोई चीज़ होती नहीं है। बट फिर आप कैसे बताओगे कि भई बच्चे बोर ना हो, या वो मैथमेटिकली ऐसे कौन से चैप्टर्स को पढ़े, जो इंजीनियरिंग लेवल में ज़्यादा मदद करेगा उनको ईज़िली इंजीनियरिंग को निकालने के लिए? बेसिक जो आपको करना है बच्चों को, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपको ये सोचना है कि पढ़ाई करनी है हमें सिर्फ 22 या 23 साल तक के। तो आफ्टर 23, अगर आपने जितनी मेहनत करी वो आपको रिटर्न्स देगी व्हेन यू आर टिल 60। सो 23 से लेकर आपको 60 तक आप लाइफ में क्या अचीव करोगे, वो सिर्फ डिसाइड करेगा आप आज से लेकर 22 साल तक में कितनी मेहनत करते हो। तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतना लाइफ लॉन्ग फल मिलेगा उसका। अगर आपने आज मेहनत करना थोड़ा कम कर दिया, आज यूट्यूब में समय ज्यादा देने लगे, तो आप ये मान के चलिए आप एक यूट्यूब के व्यूअर बन के रह जाएंगे, कभी क्रिएटर नहीं बन पाओगे। तो इम्पोर्टेंटली अगर आपको कुछ भी करना है तो 22 साल तक आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना है और बहुत ज्यादा आपको डेडिकेशन रखना है, अपनी लाइफ में फोकस रखना है, और सिर्फ उसके बाद आपको जो फ्यूचर रहेगा वो बहुत ही ब्राइट रहेगा। और विदाउट 8 to 10 आवर्स पर डे आप डेडिकेशन नहीं देते हो अपनी स्टडीज में, तो आप अपने साथ चीट कर रहे हो। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि आपके माँ बाप भी 22-23 साल तक आपका सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो भी बोलने लगेंगे कि यार आप कुछ कमाता क्यों नहीं। तो यहाँ से ये सब चीजें कॉमन है। आपके किसी भाई, बड़े भाई या बड़े कोई हैं, उनसे भी आप ये बोलोगे तो वो भी यही सब बताएंगे आपको कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेडिकेटेडली 22 साल तक का पूरा निकालना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एंड विद फ्लाइंग कलर्स।
और उसके बाद आपको सोचना है आपके एंटरटेनमेंट के बारे में। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मतलब बच्चों को कई बार टोका भी है, सभी बच्चों को टोकता हूँ। देखिए मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, मैं भी यूट्यूब में चैनल चलाता हूँ, मैं भी अपने वीडियोस बनाता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि देखिए प्रोफेशनल लाइफ और एंटरटेनमेंट वाली लाइफ, इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को ये बात, मतलब मैं बिल्कुल। एम्फसाइज करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। वी कैन ओनली सजेस्ट, we cannot pressurize them to accept it because they are having their own will। मगर जैसे कि मैंने देखा है कि जो हम में जो कंसिस्टेंसी होती थी हमारे समय, जैसे मनीष आप और मैं जब पढ़े हैं, ठीक है, तो हमारे समय हमें घर वाले ज्यादा बोलते नहीं थे पढ़ने के लिए, हम खुद ईमानदारी से बैठ जाते थे। आज की डेट में करेक्ट। मैंने ये नोटिस किया, इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। एक तो घर वाले इसलिए बोलते हैं कि उनकी इमेज सोसाइटी में खराब नहीं होनी चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाया, पहला पॉइंट। ये बच्चों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बच्चे माँ बाप के मतलब मैं वर्ड गलत अगर यूज कर रहा हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, मगर मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं माँ बाप अपना मतलब ये बताने के लिए कि नहीं, हमें हमारी रेपुटेशन कायम रखनी है तो तुम्हें ये करना है। हमारे समय वैसा नहीं था। अगर मैं सही बोलता हूँ तो आपके फादर, मेरे फादर, हम उन्होंने हमको फ्री हैंड देके रखा था कि नहीं तुम अपनी दिशा खुद चुनो, क्योंकि बाद में जैसे तुमने अभी बताया है कि 23 साल के बाद कोई फादर मदर सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दे आल्सो गेट रिटायर, दे आल्सो नीड देयर ओन मनी टू गेट देमसेल्फ लिविंग। उनका हेल्थ रहता है, सब कुछ रहता है। अगर सब आप पे खर्चा करेंगे तो उनको कौन ख्याल रखेगा? दे वुड डाई इवेंचुअली। करेक्ट। तो करेक्ट। यहाँ पर बच्चों को मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा इस चीज में प्रेशराइज हो रहे हैं। बहुत, ये पहला फैक्टर है। ये तो पेरेंट्स के थ्रू वाला फैक्टर देख रहा हूँ। सेकेंडरी फैक्टर मैंने ये देखा हुआ है, आई हैव सीन टू मच ऑफ इंडल्जेंस इन इंस्टाग्राम, टू मच ऑफ इंडल्जेंस इन यूट्यूब। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आप यूट्यूब मत देखिए, आप इंस्टाग्राम मत देखिए। समटाइम्स मैं भी जैसे रात के समय में 9 बजे फ्री होता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, मैं स्टोरीज डालता हूँ, मैं वीडियोस डालता हूँ। बट एट द मीन टाइम जब मैं दिन भर रहता हूँ तो दिन भर मैं ऑफलाइन रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले आप काम कीजिए, फर्स्ट अर्न योर ब्रेड एंड बटर, then go for your entertainment. If you have a plenty of bread and butter in your home, you can invite someone for a party. Am I correct or not? करेक्ट। Right? एब्सोल्युटली करेक्ट। मगर यहाँ पर मैंने बच्चों को देखा है कि अगर लेक्चर भी चलता रहता है तो अगर आपका ध्यान थोड़ा सा उधर हो गया बोर्ड पे, तो 5 मिनट में लोग अपना मोबाइल निकालते हैं और चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं या इंस्टाग्राम चेक करते हैं। ये हैबिट को बच्चों को कैसे रोकना चाहिए? या खुद पे देखिए, हम किसी बच्चे का मोबाइल नहीं छीन सकते मनीष, हम किसी बच्चे से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बट मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये बात आप समझाओ कि अगर इंजीनियरिंग करना है बॉस, तो डेडिकेशन, आपको ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, अपने आप को उससे अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे आप खुद पे ये चीज के लिए अंकुश लगा सकते हैं कि हमें ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी है? आप बताओ इस बारे में, आप समझाओ, आप इंजीनियर हो, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हो इन्हें। देखिए मैं एक आपके बच्चों से आप एक जो भी व्यूअर्स हैं उनके पेरेंट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन बच्चों के लिए है कि कितने लोगों को ये पता है कि फ्लाइंग बीस्ट कौन है? कितने लोगों को ये पता है मुंबई का निखिल कौन है? कितने लोगों को ये पता है विश राठौर कौन है? कितने लोगों को ये पता है मिस्टर बीस्ट कौन है? कितने लोगों को ऐसे बहुत सारे नाम पता है? ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब में आते हैं, इंस्टा में स्टोरी डालते हैं, लेकिन कितने लोगों को ये पता है khanacademy.org करके एक वेबसाइट है जहां पर सारा का सारा टीचिंग मटेरियल स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास सेकेंड और थर्ड अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कितने लोगों को ये पता है howstuffsworks.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सारा का सारा हर चीज कैसे बनता है, कैसे उसको बनाया जाता है, ये सिखाया जाता है। कितने लोगों को डिस्कवरी में, कितने लोग डिस्कवरी चैनल आज देखते भी हैं इनफैक्ट, कितने लोगों को ये पता है कि हाउ इट्स बिल्ड? नहीं, एक ही प्रोग्राम था डिस्कवरी चैनल में, कितने लोगों ने ये देखा है? मैं आपको एक चीज के लिए हॉल्ट करूंगा, हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे डिस्कवरी चैनल देखते हैं मगर सिर्फ बेयर ग्रिल्स को देखते हैं। हाँ, बेयर ग्रिल्स सर्वाइवल एडवेंचर करता है, दैट इज ओनली टाइम पास, दैट इज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, जस्ट टू किल योर टाइम। एग्जैक्टली। देखिए अगर
बच्चे अभी ये नहीं समझेंगे कि अगर आज वो टाइम किल कर रहे हैं तो कल टाइम उनको किल करता है। राइट। दिस इज अ फैक्ट। तो आपको टाइम किल नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 घंटा पास नहीं करना है, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आपको टाइम पास करना है। तो जैसे मैंने आपको वेबसाइट्स बताई, इन पे जाइए, आप इसमें अपना जितना टाइम किल करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में। ठीक है, सबसे बेस्ट एक रिकमेंडेशन है, अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं लाइफ में आगे कुछ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना है, कुछ भी करना है, एक छोटी सी बुक आती है शकुंतला देवी की पजल्स की, वो खरीदिए, वो रखिए आपके पास। डेली उसमें 2 पजल सॉल्व करिए, उसका एनालॉजी देखिए कैसा सॉल्व हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सो यू नो दिस इज समथिंग लाइक, आपको गिफ्ट भी देना है बर्थडे में, तो ऐसी कुछ बुक्स दीजिए, जैसे पजल्स की हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की हो गई। और आपको देखना है, आई एम वेरी मच श्योर, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूब और आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टा, बट इंस्टा में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी चीजें। आपको वॉच क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको टाइम किल करना है कि आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। टाइम को यूटिलाइज अगर आप प्रॉपर कर रहे हो विद द सेम यूट्यूब, तो आप कुछ गेन करोगे। टाइम को किल करना है तो आप किल करोगे अपने आप को। दैट इज वेरी फेयर एंड दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, उसको क्या करना है। अगर वो सीरियस नहीं है तो आप उसको कुछ ठोका पीटी करके भी आप सीरियसनेस नहीं ला सकते, क्योंकि उसको वो नियर फ्यूचर में पता चल जाएगा। और उसको इवन पता चल ही रहा होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोल रहे होंगे यार तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, उसके टीचर बोल रहे होंगे तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे, उसके फ्रेंड्स बोल रहे होंगे यार ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, इसको तो कुछ पूछो ही मत। तो यहाँ पर सब ये सब ह्यूमिलिएशन है। अगर उसको अपना ह्यूमिलिएशन आज समझ में आ रहा है तो अपने लिए कुछ करना चाहेगा, कुछ बदलाव लाना चाहेगा। और बदलाव कल से नहीं आता है, बदलाव करना पड़ता है आज, और वो डिसाइड करता है कि कल आपका कैसा रहेगा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो आपको करना होगा आज। तो मनीष, मेरा हमेशा से मतलब यही कहना, देखिए मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कोई भी, देखिए आई एम रियली सेइंग कि गूगल बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। गूगल इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप Correct. एक अच्छी क्वेरी डालिए उसमें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलिए, केमिकल इंजीनियरिंग बोलिए, रिलेट टू आप उससे कोई आर्टिकल ढूंढिए। अगर आप वो आर्टिकल ढूंढते हैं, आप आर्टिकल पढ़ते, इफ यू आर आल्सो किलिंग योर टाइम इन रीडिंग दोस आर्टिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडीज, it will eventually help you in your daily routine of studies. So यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए देखिए मनीष, मैं और आप जो है हम लोग 3:30-4 बजे सुबह उठने वाले लोग हैं, दोनों के दोनों। हमारा पैशन अलग अलग फील्ड है। हमारा पैशन जो है आपका एलिवेटर में है, मेरा पैशन जो है वो बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है, टीचिंग में है। हम लोग दिन में 10-10, मैं 10 बैचेस लेता हूँ, आप 18 घंटे काम करते हो। We all work all these things. हम क्यों करते हैं? Eventually हम ये करते क्यों हैं? हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए करते हैं। मैं आज अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये समझाता हूँ बच्चों को कि कल कहीं ना कहीं आपको भी आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करना है। मगर अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे हो, आप कल का वेट कर रहे हो, आप एक मुहूर्त ढूंढ रहे हो कि नहीं मैं कल बैठूंगा, कल पढ़ूंगा, कल इतने बजे अगरबत्ती धूप और कपूर लगा के अपनी पूजा करके, कल कभी नहीं आता सर, कल कभी नहीं आता। मैं आप लोगों से सबसे माफ़ी चाहूँगा, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, उसके कारण नेटवर्क डाउन हो गया था, तो मेरी मनीष से आगे बातचीत नहीं हो पा रही है। बट मैं उसका पार्ट 2 जो है मैं आपको कल शाम तक पार्ट 2 अवेलेबल कराता हूँ, जिसमें वो एलिवेटर्स के बारे में बताएंगे, मशीन्स कैसे वर्क करती है, कैसे फास्ट इंडक्शन मशीन होती है, इंडक्शन मशीन की ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के कैसे लूप्स होते हैं, और किस टाइप से कौन सी मशीन, कौन से एलिवेटर्स, कितनी कैपेसिटी के एलिवेटर्स, कितनी एलिवेशन के एलिवेटर्स, ये कैसे बनाई जाती है, कैसे यूज़ की जाती है, इसके बारे में वो आपको कल बताएंगे। तो मैं यही चैप्टर 1 का पार्ट 2 कल आपको दूंगा। आज फ़िलहाल के लिए मैं आपको चैप्टर 1 का पार्ट 1 दे रहा हूँ। जस्ट गो थ्रू इट। जो उन्होंने पढ़ने का तरीका या जिस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और जिन चीज़ों पर ध्यान देना है उसके ऊपर उन्होंने एम्फसाइज़ किया है। आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए बच्चों। और प्लीज़ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू बिकम व्हाट यू वांट, लेट हिम बिकम व्हाट ही और शी वांट्स। फाइन, with this, good night, and I'll return back to you with chapter 1's part 2 with Manish tomorrow. Take care. Good night.